क्रिकेटर राहुल शर्मा ड्रग लेने उनका सैंपल पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने ड्रग्स लिया एक पार्टी में और उस पर पुलिस का एक्शन लेगी या बीसीसीआई, आगे आपको बताते रहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर पर आज हमें चर्चा करनी है। यह खबर है अमेरिका से। कभी कॉलेज में चलती है गोली, कभी सिनेमा घर में लोग होते हैं शिकार। अमेरिका में गोलीबारी कोई नई बात नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में मासूम क्यों बनते हैं शिकार? ये अमेरिका का कौन सा चेहरा है? हिंसक फिल्मों का नतीजा है या अमेरिकी कानूनों की भूल? एक बड़ी फिल्म रिलीज होती है, खचाखच भरे सिनेमा घर में कोई गोली चलाने लगता है और 15 मासूम अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये सब वहां जहां सिक्योरिटी और सेफ्टी के सबसे अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं। ये सब उस अमेरिका में जिसकी तरफ दुनिया भर के देश आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि जिसकी तरह बनना है, अमेरिका की तरह बनना है। तो क्या हम इसे सिर्फ एक अमेरिकी कानून की भूल कह सकते हैं कि वहां बार बार खुलेआम गोलीबारी में मौत की घटनाएं सुनने को मिलती हैं? प्राइम टाइम में आज सवाल कि क्या अमेरिका में हुई गोलीबारी हिंसक फिल्मों का नतीजा है या अमेरिका का विकसित समाज अंदर से खोखला दिखाई दे रहा है? और क्या यह भी कि अमेरिकी संस्कृति की अंधाधुंध नकल एक खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए? हमारे साथ इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे स्टूडियो में प्रोफेसर विवेक कुमार, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और कुछ दिन पहले अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ा के लौटे हैं। उनसे जानेंगे अमेरिका के समाज की क्या कहानी है। और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में ही है दिलीप चेरियन, परफेक्ट रिलेशंस के एमडी, इमेज कंसल्टेंट। उनसे जानेंगे कि क्या मायने हैं इस अमेरिकी घटना के। मुंबई से जुड़ रही हैं फैशन डिजाइनर और सोशल एक्टिविस्ट शायना एनसी। और हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा हैं, फोर्टिस अस्पताल के साइकाट्रिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें और रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जो अमेरिका से हमारे संवाददाता ने भेजी है। अमेरिका की सुबह ऐसी खबर से हुई है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक मशहूर फिल्म के फर्स्ट शो को देख रहे लोगों के लिए फिल्मी स्क्रीन सच बन गई जब थिएटर में ही अनजान शख्स ने अंधाधुंध शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म देखने आए लोगों पर गोली चली और 14 की मौत हो गई। FBI का कहना है कि आतंकवादी घटना नहीं थी। There's a storm coming, Mr. Wayne. सिनेमा घर खचाखच भरा हुआ था। बैटमैन की नई फिल्म देखने वालों में युवा और बच्चे ही ज्यादा थे। फिल्म की कहानी बुराई और अच्छाई के बीच की लड़ाई से जुड़ी है, लेकिन अचानक पर्दे की ये कहानी हकीकत में बदलने लगी। मुंह पर नकाब ओढ़े एक शख्स उठा और गैस कनस्तर फोड़कर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा। धुएं और अंधेरे के बीच लोग थिएटर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। इस बीच थिएटर के बाहर लोगों को लगा कि ये शोर शराबा फिल्म का साउंड इफेक्ट है। लोग इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन करने लगे। 15 की मौत और 50 घायल। गनमैन हिरासत में है। 24 साल का एक शख्स जिसने बचने की कोशिश नहीं की और पुलिस को अपने फ्लैट में रखे सारे हथियार प्यार से दिखाने ले गया, लेकिन ये साफ नहीं कि ये उसने क्यों किया। ये दिल दहला देने वाली वारदात कोलंबाइन से सिर्फ 20 मील दूर घटी, जहां 1999 में हैरिस और क्लेबोल ने कोलंबाइन हाई स्कूल में 12 बच्चों को अपनी बंदूक से मौत की नींद सुला दिया था। उस वक्त भी झटका खाए अमेरिकियों ने अपने कानून पर बार बार सोचा। अब जब अमेरिका में इस साल चुनाव होने वाले हैं, आसानी से हथियार खरीदने की इजाजत देने वाले कानूनों पर अमेरिका को फिर सोचना होगा। न्यूयॉर्क से सेरा जैकब की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। सेरा जैकब से हम जल्दी बात करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे अमेरिका से। लेकिन सबसे पहले शायना इनसे आपसे जानना चाहूंगा मैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर क्या सुनकर ये लगता है? सबसे
पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार हम सोचते हैं कि अमेरिका में जो होता है वो सही होता है। ये आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद ये पता चलता है कि जो विदेश में होता है वो यहाँ अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक सवाल है कि किस ढंग से इन बच्चों को गन्स और एम्यूनिशंस मिलते हैं ऑफ द काउंटर, यानी कि जहां भी वो जाएं वो कोई भी एम्यूनिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका दुनिया भर को ये समझाती जा रही है कि हमारी यहाँ देखे कि सुरक्षा और आतंकवाद को हम किस ढंग से निपटाते हैं और किस ढंग से हम समस्या का हल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो के लिए कहीं मिसलीडिंग ना हो जाए। शाना भाई, FBI ने, मैं समझ रहा हूं वहां पे से आतंकवाद नहीं कह रही, लेकिन FBI ने इस घटना के लिए कहा है कि आतंकवाद नहीं है, और फिर हम वही पहुंचते हैं जो आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका की घटना है, अमेरिका के समाज की घटना है, इसे किसी तीसरे देश पे, किसी अरब देश पर वो नहीं आरोप लगा सकते। जी नहीं, ये आरोप नहीं है, लेकिन अमेरिका में हकीकत ये है कि आपको एम्यूनिशन मिलते हैं अक्रॉस द काउंटर। ये जो प्राप्ति है एम्यूनिशन का, ये नहीं था तो ये 24 साल का लड़का कैसे दिन दहाड़े ऐसे बाहर निकल के एक ढंग से इतने सारे लोगों की हत्या करते। और साथ साथ मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि जहां तक मानसिक संतुलन का हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में आज भी संस्कृति और सभ्यता है, एक फैमिली एनवायरनमेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मॉरल फैब्रिक है। काफी ज्यादा मैं आपको रोक रहा हूं। बिल्कुल, तो भारत का परिवार और भारत की सभ्यता और फिर अमेरिका की ये घटना, विवेक आपको लगता है कि हम इसको वैसे देश में नाप सकते हैं, या फिर ये पूरे जो दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, वो कोई भी देश का नागरिक हो सकता था जो वहां कर रहा होता है। अमेरिका में दुनिया भर के लोग रहते हैं, वो चाहे 5 साल पहले माइग्रेट किए हो या 2 साल पहले, तो कोई भी हो सकता था। क्या इससे सिर्फ एक अमेरिका को दोष देना सही होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से देशों की संस्कृतियों को हम नाप तोल सकते हैं, जैसा कि कह दिया गया। क्योंकि अभी बर्बरता जो सामने आई थी हमारे आसाम के अंदर, उसमें हमारे भारतीय यूथ थे और वो अमेरिका से नहीं आए थे, और उन्होंने क्या किया इसमें हम सब देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां पर कहीं ना कहीं ये बात तो है, जो अमेरिका ने इतने वर्षों में जो फैंटेसीज पैदा की हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन पैदा किया हो, चाहे वो गॉडजिला पैदा किया हो, चाहे वो स्टार वॉर्स पैदा किया हो, कहीं ना कहीं उन फैंटेसी के पीछे एक हिंसात्मक प्रवृत्ति हमेशा जुड़ी रही है। और उससे मुझे लगता है हमें यूथ कल्चर को मेरे ख्याल से ठीक से डिफाइन करना पड़ेगा। आखिर यूथ है क्या? यूथ को हम केवल और केवल उम्र में नहीं बांट सकते। यूथ इज बंडल ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी सकारात्मकता के लिए भी प्रयोग किया सकती है और नकारात्मकता के लिए भी प्रयोग किया सकती है। वहीं से अमेरिका से ही लोग अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं और वहीं से लोग वो भी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि थोड़ा संजीदगी से बैठ करके हमें संस्कृति और अपसंस्कृति दोनों की पड़ताल करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं कह सकते हम, ये कहीं भी हो सकता है। आपको लगता है? मुझे लगता है ये कहीं भी हो सकता है। देश की संस्कृतियां इतनी आसानी से नहीं नापी जा सकती। यहाँ पर दिलीप आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बात सिर्फ यही नहीं है कि अमेरिका कितना अलग है, क्योंकि सभी लोग अमेरिका बनना चाह रहे हैं, तो फिर वहां भी क्या कोई क्वेश्चन वाली बात है? देखिए, अमेरिका बनने वाली बात तो एक है, ये जो संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के कल्चर में यह भी जुड़ा हुआ है कि हर एक इंसान को वहां राइट है टू बेयर आर्म्स। वो जब फायर आर्म्स का राइट देते हैं लोगों को, तो जो लोग हैं जो सोसाइटी के फ्रिंज पे हैं, जो उनके बिहेवियर पे हम ज्यादा ना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ना प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है, और अगर जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उसको कंबाइन करो यूथ की एनर्जी और यूथ की इंफ्लुएंस को, तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है, जुड़ जाता है, तो एक एक्सप्लोजन होने की लायक है। और मेरे ख्याल में जो आजकल जो वीडियो गेम्स है वो भी बहुत वायलेंट है, जो हम मूवीज देख रहे हैं वो भी वहां वायलेंस ज्यादा हो रहा है। ये हिंसा जो दिखाते हैं इनको, बच्चों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और जब उनके हाथ में गन भी साथ साथ मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक डेंजर है। कोई भी सोसाइटी को एग्जामिन करना पड़ेगा। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, आपको लगता है कि कोई फिल्म या कोई फैंटेसी इतना गंभीर असर डाल सकती है कि कोई इस तरह का एक्शन ले ले? बैटमैन की कोई फिल्म देख रहा हो और फिर मुखौटा लगाकर गोलीबारी करने लग जाए, या फिर
किसी समाज के पीछे देखना होगा, क्योंकि ये किसी की हिस्ट्री से, किसी की सोसाइटी से संबंध रखता है। देखिए, इंसान समाज से अलग तो नहीं है, इसे दोनों ही परिवेश में समझने की आवश्यकता है। इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने की जरूरत है और उस सामाजिक परिवेश में उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने की आवश्यकता है। जो पहले दो पैनलिस्ट ने भी कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनकी इस बात से, बिल्कुल सहमत हूं। यहां पर इस चीज को समझना है कि कहीं ना कहीं जब हम अकेला जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जहां पर हमें मार्गदर्शन की कसर है, जहां समय नहीं है दूसरों के पास हमें समझने का या हमें रास्ता दिखाने का, यदि हम भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फैंटेसी, जो चीजों के साथ हम जुड़ते हैं उसके साथ विकसित होती है। तो अकेला इंसान जब रह रहा है और उसके आगे इस तरह की फैंटेसी परोसी जाती है जिसमें वायलेंस है, और बचपन से लेकर बड़े होने तक आप उस तरह की वायलेंस से डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए किस तरह की कंप्यूटर गेम्स आज अवेलेबल हैं, किस तरह की वीडियो गेम्स आज अवेलेबल हैं, जहां दूसरे को मार के, दुख दे के आपको अंक प्राप्त होते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक तरह की ऐसी मानसिकता डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर आप अपने गुस्से को दूसरे पर निकालकर, दूसरे को मारकर एक सांत्वना, एक आराम महसूस करते हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, मुझे लगता है उसको समझने की आवश्यकता है। लोग इसको भी जानने लगे हैं आज शोध कार्य के माध्यम से भी, जहां पर आपकी इस प्रकार की फैंटेसी आपके लिए और समाज के लिए भी कुछ हद तक घातक हो सकती है। ये तो एक चीज है। दूसरी बात यहां पर ये आती है कि उस इंसान, हर इंसान ऐसी हरकत नहीं करता है। अमेरिका में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंसान ने ऐसा किया है। साइकाट्रिक प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन फिर सवाल यह कि क्या कितनी बार आप ऐसा सुनते हैं अमेरिका में, तो हर बार क्या आप साइकाट्रिक प्रॉब्लम का कैसे छोड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, रंजना कुमारी से, जिसे पहले हम जोड़ नहीं पाए थे, डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च। रंजना जी, आपका क्या मत है, क्या ये किसी फिल्म का असर हो सकता है या बहुत सारी ऐसी फिल्मों का असर हो सकता है, या फिर जैसे हम शुरू में पूछ रहे थे सवाल कि क्या अमेरिका का समाज ही खोखला है, लेकिन फिर विवेक ने यह भी कहा कि ऐसा कहीं भी हो सकता था, अमेरिका को ही क्यों दोष दें। नहीं, महाराज बिल्कुल विवेक ठीक कह रहे हैं कि ये तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। एक्सट्रीम एलिनेशन हो, कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो, कोई ना कोई इस तरह की समस्या हो, और दूसरी चीज फिर अवेलेबिलिटी हो आर्म्स की, और फिर आप ये देखिए सिस्टमिक फेलियर है कि वो आर्म्स एक्सेस कैसे हुआ। अगर कोई मेंटली डिसेबल है और कोई बिल्कुल उसको आर्म्स भी मिल गया, दूसरा फिर वो थिएटर के अंदर कैसे आर्म्स लेके चला गया, क्या कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही थी। तो ये तमाम सिस्टमिक फेलियर भी यहाँ पर हुआ, और साथ साथ में एक जो व्यक्ति के बारे में भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई साइकोटिक था जिसकी प्रॉब्लम थी। तो ये अपने आप बिल्कुल अलग मुद्दा है। और जहां तक फिल्म है और कल्पना का सवाल है, तो आर्ट है, थिएटर है, और इस तरह की जो एक तरह की फैंटेसी होती है, ये हर होती है। तो आप ये बैटमैन की फैंटेसी को मत कहिए, हमारे यहाँ भी फैंटेसीज तमाम तरह की हैं, जिसमें हनुमान भी हैं, उड़ भी सकते हैं, संजीवनी भी ला सकते हैं, ऐसे तीर थे जो फट भी सकते हो, वो एक तरह की मिसाइल भी बन गए। तो ये हर युग में चलता है, तो इसका ये मतलब कहीं नहीं है। और खासतौर से जिस सिनेमा में लड़का बैठा था, मैं तमाम हिंदुस्तान के लड़कों बच्चों को देखती हूँ जो कि चाह रहे कि वो फिल्म हिंदुस्तान में और हमें दिखाई जाए, बैटमैन, सुपरमैन, हिंदुस्तान में रिलीज भी हो रही है, तमाम फिल्में चल रही है, ये फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज भी हो रही है आजकल में। लेकिन यही बात है कि क्या सिर्फ एक फिल्म को दोष दे सकते। शायद ऐसे आपको जानना चाहूंगा कि क्या हनुमान की कहानी या रामायण की कहानी को बैटमैन की फैंटेसी से कंपेयर कर सकते हैं, उसका जो सोसाइटी पर इंपैक्ट है। आई डोंट थिंक ये कंपैरिजन आप कर भी सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी फैमिली सिस्टम बरकरार है, बहुत वक्त है एक दूसरे के लिए, बहुत वक्त है समाज में परिवार के लिए, और उन्होंने पूरी लंका तहस-नहस कर दी। और मैं आ रही हूँ रंजना जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमेरिका का आप इतिहास देखें तो 1991 में हो या फिर 2007 में, जहां 32 बच्चे को मारे, या फिर बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं और एग्जाम्पल्स हैं। मैं यहाँ जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ कि ये हमारा हिंदुस्तान है और ये है अमेरिका। मैं सिर्फ ये पॉइंट बनाना चाहती हूँ कि जब मानसिक संतुलन एक ढंग से आप देखते हैं कि बिगड़ती जाती है, तो वो समाज में इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता ज्यादा है। और यहाँ हिंदुस्तान में आज भी संस्कृति सभ्यता के ऊपर इतना सारा एम्फेसिस है कि मैं मानती हूँ कि यहाँ भी जो पवर्ड्स है सोसाइटी में, गुवाहाटी का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ जहां एक तरफ से हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि ऐसे दिन दहाड़े ऐसे इंसिडेंट्स,
तो मुझे लगता है कि कोई लॉजिक नहीं है या कोई एक्सप्लेनेशन। हरियाणा के स्कूल में बच्चे ने दूसरे बच्चे को छुरा मारा। सोसाइटी में, हर सोसाइटी में किस्से कहानियां तो सुनाए जाएंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिल्में दिखाई जाएंगी, फिल्मों को आप नहीं बंद कर सकते। कहानियां, जैसा इन्होंने बताया कि ये फैंटेसी या एक काल्पनिक कथा तो कहीं भी हो सकती है, तो फिर ये कहीं तो डिवीजन होगा कि इंस्पिरेशनल होगा या कुछ इंसाइट करने वाला होगा, प्रेरणादायी होगा या कुछ भड़काने वाला होगा। ये तो डिवीजन होना होगा या नहीं होना होगा। देखिए, अगर आप 1960s के फिल्म देखें, वहां वॉर मूवीज थे, वहां वेस्टर्न मूवीज थे, वायलेंस कम नहीं था। पर जो इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, कई सोसाइटीज में और हर सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये एलिनेशन और इंडिविजुअलाइजेशन का जमाना है और यहां लोग जो है वो जो नया इन्फ्लुएंस जो है वो है वीडियो गेम्स, और उसमें जो है एक पर्सनल पार्टिसिपेशन का भी फीलिंग है। और जब ये दोनों फैक्टर्स हम कंबाइन करते हैं, ये मेरे ख्याल में एक डेंजरस एलिमेंट में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंडिया में घटनाएं हो रहे हैं वो भी कितने प्रतिशत वो फिल्म से इंस्पायर्ड है या ऐसे इंसिडेंट्स के रिपोर्टिंग से, मीडिया में जो कवरेज होता है, जो इंटरनेट से वो देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, इन सब का भी इन्फ्लुएंस ये नई चीज है और ये एक इंडिविजुअल कंजम्पशन की बात है और मास कंजम्पशन सिर्फ नहीं है। डॉक्टर मल्होत्रा, क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह की एलिमेंट, किस तरह की बीमारी हो सकती है जिस पर फिल्म से ज्यादा असर हो जाए? ये हम समझना चाहेंगे इसको, आपका साइंस क्या कहता है इसे? इसको दो रूप से समझने की जरूरत है। बिना डिटेल्ड असेसमेंट के कहना मुश्किल है, पर दो रूप से समझने की जरूरत है असेसमेंट के दौरान। एक तो उस इंसान की पर्सनैलिटी प्रोफाइल कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसके किस प्रकार के शौक हैं, किस प्रकार से वो समय बिताता है, किन चीजों में इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है, किसी तरह से कुछ कुंठाएं तो नहीं पाले हुए हैं अपनी पर्सनैलिटी प्रोफाइल में। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज, इसके अंदर उस समय क्या स्टेट है, उसका माइंड स्टेट कैसा है। यानी ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार के मूड डिसऑर्डर से वो ग्रस्त है, ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे अनुभव कर रहा है जो हटके हैं, कुछ ऐसे अनुभव जो उसे डरा देते हैं, शायद उसके चलते वो अपने डिफेंस में इस तरह की हरकत करता है। ये चीजें समझना जरूरी है। एक, पर्सनालिटी प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए, दूसरा उस समय की मेंटल स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए। तीसरी चीज यहां पर जरूरी है, किसी इंटॉक्सिकेंट के इफेक्ट में तो नहीं है इंसान, ऐसा तो नहीं कि वहां नशा बहुत करता हो यह इंसान। और जैसे कि कहा कि कई तरह के फेलियर्स यहां पर दिखते हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर भी दिखता है कि एक इंसान को पहले इस तरह की एम्युनिशन कैसे मुहैया हुई, पहली चीज। दूसरा, वो इस तरह के एम्युनिशन लेके कैसे पहुंच गया एक पब्लिक प्लेस में बिना प्रॉपर चेक के। तो ये दो तीन चीजें सामने आती हैं। तीसरा जो आपने बात कही यहां पे कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है मीडिया, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आज हम बहुत अधिक दिखाने लगे हैं कि क्राइम कैसे हुआ। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं यंग माइंड्स को, जो खासतौर पर वल्नरेबल हैं, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। बनस्पत इसके यदि हम दिखा पाए कि कैसे क्राइम सॉल्व हुआ, जिससे एक फियर फैक्टर बनता है, डर पैदा होता है कि हम यदि गलत कार्य करेंगे तो हमें उसकी दंड या उसकी सजा मिलेगी। लेकिन फिर वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा तरीका। आज ही मुझे जावेद अख्तर ने कहा फोन पर कि यही बातें अमेरिका की बॉर्डर के उस पार कनाडा में नहीं सुनने को मिलती हैं। तो अमेरिका में जहां सब्जी भाजी की तरह, उनको कोट कर रहा हूं मैंने, बस जहां सब्जी भाजी की दुकान पे ऑलमोस्ट वैसा ही है। अगर गन मिल जाती है, अगर बंदूक मिल जाती है तो फिर ये तो होना ही था। ये उनका एक सोच है। विवेक, आपको लगता है इसमें अमेरिकी कानून का बहुत बड़ा हाथ है कि वहां पर सबको सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर बंदूक खरीदने का अधिकार है? कम से कम 49 देशों में मैं समझता हूं इस तरह का, वहां पर 49 राज्यों में अमेरिका के इस तरह के कानून है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये कानून है तो आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वहीं पर अमेरिका में, मैं उस संस्कृति को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं अमेरिका को, लेकिन आप देखिए कि कितना ज्यादा कानून वहां पर मनवाया जाता है बच्चों से। डेमोक्रेसी स्कूलों में, बच्चों के स्कूलों में डेमोक्रेसी सिखाई जाती है। और आप देखेंगे कि जो बच्चा वहां से निकलता है आज भी इंसान को इंसान समझ रहा। अभी हमें संस्कृति, भारत की संस्कृति की दुहाई दी जा रही है। इतने हिंसा जहां पर औरतों को जला के मार देते हैं, ये हिंसा क्या कम है? आप कितनी उठा करके देख लें तो जो भारत में हिंसा है उसका कंपैरिजन दूसरी संस्कृति की हिंसा से नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, कानून दोषी है क्योंकि कानून मुहैया कराता है।
इसलिए मुझे लगता है कि हम जब भी कल्चर को देखें तो कल्चर केवल एकांगी नहीं होता। एक तरफ उसमें वैल्यूज है, मूल्य है, दूसरी तरफ उसके साथ साथ मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर बड़ी तेजी से जाता है। जैसे हमारे यहां भी मैं दोनों आ गया, रावण जब बनती है तो मेरा 7 साल का बच्चा प्रथम वो रावण को 10 बार देखता है, 20 बार देखता है, और लेकिन वो बाद में हमने देखा होगा कि रावण में जीवन भी छिपा हुआ है। लेकिन क्या जीवन को कोई कॉपी करता है क्या? वो रावण को ही क्यों कॉपी करते हैं? इसलिए जो मनोवृत्ति है, प्रकृति है, वो एकांगी नहीं देखनी चाहिए और व्यक्तिगत बातें इसमें लागू होती है। जी और सोसाइटी की जो एनालिसिस हम करते हैं इस वक्त जो है एक यूनिफाइड यूथ सोसाइटी के बारे में भी हमें बात करना चाहिए। ये एक नया चीज है जो हम नहीं समझ रहे कि इस वक्त हम एक कंट्री को दोषी नहीं मानना चाहिए। ये जो इवॉल्विंग कल्चर है एक मास कल्चर है, बिल्कुल, और ये वहां कल्चर एक डरने लायक कई चीजें हैं और उसमें एम्बेडेड है उनके लाइफस्टाइल में और उनका जो एक्सेस पॉइंट्स है उन दोनों में। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इतनी विविधता है अमेरिकन सोसाइटी में। मैक्सिकन अलग हैं, अफ्रो अमेरिकन अलग हैं, और उसके बाद हिस्पैनिक्स अलग हैं। आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? वहां सैलेड बॉल साइकोलॉजी से चली बात वहां पर। क्या वाकई को आप सैलेड बॉल क्या वाकई अमेरिका को हम सैलेड बॉल कह सकते हैं? जो कैनेडियन लोग बार बार अमेरिका को कहते रहे कि हम सैलेड है लेकिन ये मेल्टिंग पॉट है, इनके अंदर क्या बचता है? सिर्फ अमेरिका बचता है। नहीं, हम आप गाजर अलग अलग नहीं बचता। असर्शन देखिए कितना तगड़ा आइडेंटिटीज के बीच में। जी रवीना, कुछ कह रही थी आप? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो ये पूरी बहस है ना उसमें दो चीजों को अलग अलग करके देखने का है की जरूरत है। एक तो ये कि जो लोकतांत्रिक संस्कृति है भारत में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन आप देखेंगे कि हिंसा का जो स्वरूप है वो अलग अलग तरह से है। वहां पर जो हिंसा है वो एक्सट्रीम एलिनेशन की वजह से है, वहां पर जो हिंसा है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर की वजह से है, और यहाँ की जो हिंसा है वो एक तरह से पारिवारिक हिंसा है, परिवार के अंदर पनप रही हिंसा है। तो ये अलग या सोशल वायलेंस है, जिसमें कि दलित पर अगर आपने वायलेंस किया, महिला पर निकाला कि हिंसा अगर परिवार में बहुओं को जलाकर मार दिया जाए या उस तरह की कोई हिंसा, या आसाम में हमने जो देखा शर्मनाक घटना, वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद कोई भी भारतीय संस्कृति पर फिर कैसा गौरव करेगा? शाना, आपको कुछ कहना है? मुझे सिर्फ जो रंजना जी ने कहा और प्रोफेसर जी ने कहा उसको ही हाईलाइट करना है कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या होता है हिंदुस्तान में, क्या होता है विदेश में, जरूर हिंदुस्तान में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, शोषण जो होता है महिलाओं के प्रति, ये सब नेगेटिव्स हैं जो हमारे समाज में है। लेकिन विदेश में और अमेरिका में खास तौर से ये मटीरियलिस्टिक कल्चर जो है, जहां एक एक्सपोजर आप देते हैं जो वायर द इंटरनेट, वायर टेक्नोलॉजी, वायर द सो कॉल्ड डेवलपमेंट, और फिर वो बच्चे को जब प्रोक्योरमेंट मिलते हैं एम्यूनेशंस का, तब मेरे हिसाब से आई थिंक दिस काइंड ऑफ अल्टीमेट फ्रीडम, ये ऐसे हादसों को एक ढंग से हम बात करेंगे क्या ये अल्टीमेट फ्रीडम जिसकी बात अमेरिका सब तरफ करता है और आकर हमारे नेताओं को अंडर अचीवर भी कहा जाता है, ये कितनी वाजिब है? लेकिन पहले कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा है, सुनते हैं उनकी क्या पहली प्रतिक्रिया थी। I'm sure that many of you who are parents here had the same reaction that I did when I heard this news. My daughters go to the movies. What if Malia and Sasha had been at the theater, as so many of our kids do every day? Michelle and I will be fortunate enough to hug our girls a little tighter tonight, and I'm sure you will do the same with your children. But for those parents who may not be so lucky, we have to embrace them and let them know we will be there for them as a nation. So, again, I'm so grateful that all of you are here. I am so moved by your support, but there are going to be other days for politics. This, I think, is a day for prayer and reflection.
मत भूलिए कि ये चुनाव का साल है अमेरिका में और तमाम पार्टियों के उम्मीदवार इस घटना पर जुड़ी बातें कहते आएंगे और इसलिए कि आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार फिर अमेरिका में लॉस पर चर्चा होगी, गन कल्चर पर। लेकिन आपको बता दें कि पहले कुछ सालों में कैसी घटनाएं अमेरिका में सामने आई। 1991 में टेक्सास में एक बेरोजगार युवक ने एक कैफे में 23 लोगों की हत्या कर दी। हत्यारे ने बाद में खुद को गोली मार दी। 1999 की घटना है कोलंबाइन हाई स्कूल, और जो आज की घटना है उससे सिर्फ 20 मील दूर था ये स्कूल, जहां 2 छात्रों ने 12 छात्रों और एक टीचर की हत्या कर दी थी, बाद में खुद को गोली मार दी थी। 2005 में रेलनेक नरसंहार में 10 लोगों की जान गई थी। अमेरिकी इतिहास में स्कूल में हुआ 5वां सबसे बड़ा नरसंहार था। 2007 पर मैं बढ़ रहा हूं, जहां वर्जीनिया टेक में 32 लोगों की जान गई थी। यूनिवर्सिटी के छात्र ने सबको गोली मारी थी, 32 साथियों को। 25 लोग बुरी तरह घायल हुए थे और हत्यारे यून चो ने खुदकुशी कर ली। 2007 में वेस्ट रोड मॉल शूटिंग में 9 लोगों की हत्या हुई थी, कुछ इसी तरह, और हत्यारे ने बाद में नोट में लिखा था कि इस तरह मैं फेमस हो जाऊंगा, मशहूर हो जाऊंगा। ओहायो में 2011 की घटना है, एक सिरफिरे ने गुस्से में 7 लोगों की हत्या कर दी। विवेक, यहां पर एक नोट लेने वाले की बात है कि एक हत्यारा क्या कहेगा कि मैं फेमस हो जाऊंगा। जिस कल्चर की हम बात करें, फिर वो चाहे अमेरिका का हो, इंडिया के जो रियलिटी शोज का हो या कहीं का भी हो, ये मैं फेमस हो जाऊंगा, क्या एक बहुत बड़ा सवाल इस पूरी दुनिया के सामने, जो इस तरह भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, आप सर ने कहा कि देखिए, फिर से मैं ये कहूंगा कि मनोविज्ञान और समाज ये 2 अलग अलग बातें हैं। जो वास्तविकता में सक्सेस का जो पैमाना है और सक्सेस का जो मीटर यूएस सोसाइटी रखती है वो बहुत ऊंचा है। वहां पर ये छोटा मोटा ये नहीं है कि हम एक गोली मारेंगे और वो हो जाएंगे। मुझे लगता है कि वही ट्रांसलेट होता है पर्सनालिटीज के अंदर, और उस पर्सनालिटीज को हम उन पर्सनालिटीज को हम देख रहे हैं कि हम इस समय तो उन पर्सनालिटीज को देख रहे हैं जो गोली मार रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब सुनीता विलियम्स जाती है तो हम बार बार उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसी अमेरिकन कल्चर से। वही करना है। बिल्कुल, दिलीप आप कुछ कह रहे थे। देखिए, ये ऐसे घटना सिर्फ अमेरिका में ही नहीं होते। अभी हमने कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले, स्वीडन में भी एक बहुत बड़ा सा ऐसा घटना हुआ था, जहां गन्स उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि एक सोसाइटल शिफ्ट का भी एक इंडिकेशन है, और ये नंबर्स जो बढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशंस रेज कर रहे हैं लोग कि मैं भी फेमस होऊंगा, और ये इमेज जो हम देख रहे हैं, जैसे किसी ने अभी टीवी पे कहा था कि अगर हम क्राइम की सोल्यूशन पे या क्राइम के रेजोल्यूशन पे ज्यादा कवरेज दे और ज्यादा एम्फेसिस दे सोसाइटी के तौर से, तो मेरे ख्याल में शायद मैसेज यूथ पे जाएगा। जी, मैं एक बात बस उसमें कहना चाह रहा था, जितने कॉलेजेस आप दिखा रहे हैं उनकी एक पड़ताल ये भी करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में कम्युनिटी कॉलेजेस बहुत है, जहां पर बुजुर्ग जो छोड़ गए थे वो फिर से पढ़ने चले आते हैं। वो स्कूल उस प्रकार के नहीं है कि हमारे 1, 2, 3, 4 से बहुत सारे पहलू रंगेंगे। आखिरी 2 लाइन। नहीं, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो खास तौर से ये घटना है और इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें अक्सर जो यंग लोग पाए गए हैं वो साइकोटिक पाए गए हैं, और ये जरूर है कि इस तरह की घटनाओं को अगर आने वाले समय में हम लोग अपने देश में बचाएं अपने यूथ को, तो ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए जो परिवार के अंदर जो बातचीत है नौजवानों से, लड़के लड़कियों से, माँ बाप के बीच का जो डायलॉग है वो लगातार रहना चाहिए और खुलकर रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नौजवान अलग तरह से सोचता है, उसके पहले माँ बाप की पीढ़ी अलग तरह से। आज अगर डायलॉग टूट जाता है। ये देख के बंद करने की ऐसा तो अमेरिका में होता है, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। आखिरी 2 लाइन शायना। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जो विदेश में दिखाया जाता है वो शायद हमेशा सही नहीं है, और रंजना जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डायरेक्शन और डायलॉग नहीं है तो वो समाज में ऐसे परेशानियां देखने मिलेगी। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी सोच है कि क्यों ये प्रोक्योरमेंट ऑफ गन्स मिलते हैं ऑफ द काउंटर, उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा अमेरिका की सरकार को करनी चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा, आखिरी 2 लाइन।
देखिए, एक तो ये है कि अर्ली सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है परिवारों में। परिवार का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं फिल्टर मैकेनिज्म बनता है जहां पर जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं एबरेंट बिहेवियर्स को। तो जो अर्ली साइकोसिस है, यदि हम साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो अर्ली साइकोसिस परिवार के सदस्य पहचान पाते हैं, स्कूल के टीचर्स जो है वो पहचान पाते हैं। उसी समय यदि उसे रेक्टिफाई किया जाए और साथ साथ यदि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स उम्दा हों, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो आज बढ़ रही है, बुरी बात नहीं है, पर कितने घंटे हम उसके साथ बिता रहे हैं बनस्पत इसके कि हम ह्यूमन रिलेशंस में समय दें, अपने पारिवारिक माहौल में समय दें। कुछ परिवार प्रेशर को भी कम करने की जरूरत है। पहचाने का कुछ गड़बड़ है तो, और कितना वक्त टेक्नोलॉजी के साथ आप बिताते हैं और कितना इंसानों के साथ याद रखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम टाइम में ब्रेक के उस पार बात करेंगे शरद पवार और मनमोहन सिंह की सरकार के बीच टकराव की, और बात करेंगे मारुति सुजुकी में हुई घटना की। बन रही है प्राइम टाइम में। शुक्रिया।